औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं एटीओ पाक डेली यूट्यूब चैनल। मैं आपको इजी मैथ सॉल्यूशन सीरीज़ में खुश आमदीद कहता हूं। इस सॉल्यूशन सीरीज़ में हम मैथ इंटर पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम सेकेंड ईयर की मैथ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इजी मेथड को अप्लाई करेंगे और मैथ को हम इसमें बहुत ही इजी बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये सॉल्यूशन सीरीज़ आपको पंजाब एकेडमी ऑफ एडवांस टीचिंग हॉरिजॉन्स की तरफ से पेश किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अभी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है सेकेंड ईयर की मैथ के चैप्टर नंबर 1 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो एनुअल एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कई दफ़ा आ चुका है। तो इसे हम डिस्कस करते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर की मैथ की टेक्स्ट बुक देखें तो उसमें आपको ये पेज नंबर 25 पे मिलेगा और उसी में आर्टिकल नंबर 1.5.8 पे ये स्टेटमेंट दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगी। इफ़ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन देन प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास एक थ्योरम है जिसे हमने प्रूव करना है। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ हमारे पास प्री रेक्विजिट्स हैं। प्री रेक्विजिट्स मीन कुछ ऐसी टर्म्स, कंडीशंस एंड फॉर्मूलाज जिनका हमारे नॉलेज में होना ज़रूरी है। अगर इन कॉन्सेप्ट, इन बेसिक फार्मूलाज, इन टर्म्स और कंडीशन को हम नहीं जानते होंगे, हम इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो ये वाला थ्योरम जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, हम इसे नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, दीज कॉन्सेप्ट मस्ट बी अंडरस्टैंड एंड कीप इन माइंड। पहले तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊँगा सारे, आपने इन्हें समझना है अच्छी तरह से और उसके बाद इन्हें माइंड में रखना है। बल्कि बेहतर ये होगा कि आप सामने एक रजिस्टर और पेंसिल रखें और इनमें जो चीज़ें इस थ्योरम में यूज़ होनी है, जो कॉन्सेप्ट, जो फार्मूलाज, जो पॉइंट्स इस थ्योरम में यूज़ होने हैं, उन्हें उस रजिस्टर पे लिखते जाएं। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इम्पोर्टेंट थ्योरम। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस थ्योरम को नहीं समझ पाएंगे, आपके लिए इस थ्योरम को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज की तरफ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, उनमें जो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में जानने के लिए पहले ट्राइंगल की कुछ टाइप्स हैं वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं ताकि बाद में ट्राइंगल को डिस्कस करना हमारे लिए आसान रहे। तो इसमें ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, और ये हमारे पास जो थर्ड नंबर पे है एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? जिसमें आपको एक एंगल राइट मिलता है। राइट का मतलब है 90 का एंगल, 90 के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। इसी तरह अगर किसी भी ट्राइंगल के सभी एंगल 90 से लेस हों तो उसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, और अगर किसी भी ट्राइंगल का कोई एक एंगल 90 से एक्सीड कर जाए तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी सी, इसे इस थ्योरम के लिए जो है वो इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। थ्योरम के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? इस थ्योरम में हमारे पास दो ट्राइंगल जो हैं वो यूज़ होंगी। एक इसमें थ्योरम में राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ होनी है और दूसरी एक्यूट एंगल ट्राइंगल यूज़ होनी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स, या बल्कि ये तीनों ट्राइंगल जो मैंने सामने मेंशन कर दी हैं, इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालने के लिए
डिफरेंट फार्मूलाज हमारे पास होते हैं, लेकिन इस थ्योरम, इस स्पेसिफिक थ्योरम के लिए जो फार्मूला हमने यूज़ करना है वो ये सिंपल सा फार्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब यहाँ पे पहले ट्रायंगल देखें तो ये आपको बेस मिल जाएगी और इसका जो परपेंडिकुलर है वही आपको हाइट प्रोवाइड कर देगा। सेकंड ट्रायंगल अगर हम देखें तो इसमें बेस उसी तरह और हाइट जो है वो हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा थर्ड कॉर्नर से बेस पे, तो इसकी जो लेंथ है उसे हम हाइट कहेंगे। ये बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड ट्रायंगल में भी हमें बेस जो है वो यहाँ से पता चल जाएगी और हाइट फाइंड करने के लिए जो थर्ड हमारे पास कॉर्नर होगा इसका ट्रायंगल का, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो उसकी लेंथ को हम हाइट कंसिडर करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने नोट करना है रजिस्टर पे इस थ्योरम के लिए वो सिर्फ ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये वाला फॉर्मूला हमें थ्योरम में यूज करना पड़ेगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स दूसरा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमें, जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं, तो इसमें ये बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिन्हें ये थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे सभी मेंशन कर दी हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है, कॉस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूस होता है और टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस होता है। जैसे आप लोगों ने इसे याद करने के लिए एक टर्म यूज़ की हुई, एक इंग्लिश का सेंटेंस जो है वो यूज़ किया हुआ है। उसमें क्या था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो उसके थ्रू भी आपने इसे फर्स्ट ईयर में याद किया हुआ है। इसी तरह इसके जो तीनों रेसिप्रोकल्स हैं वहाँ पे जाके इनकी रेशियोज जो हैं वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसे बेस कहते हैं, और जो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनती है जो ना हॉरिजेंटल होती है ना वर्टिकल होती है उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और बेस और हाइपोटेन्यूस के दरमियान बनने वाला एंगल जो है वो इन सभी फार्मूलाज में यूज़ हो रहा होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये जो बेस और हाइपोटेन्यूस से एंगल बनता है वही इन सभी फार्मूलाज में यूज़ करना है, और कोई एंगल हम इन फार्मूलाज में यूज़ नहीं कर सकते। रेशियोज में इसी एंगल को यूज़ करते हैं, ना 90 का एंगल यूज़ करते हैं और ना ही आपके पास जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के इंक्लूड बन रहा है वो भी हम यूज़ नहीं करते हैं। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन बेस और H मीन हाइपोटेन्यूस। अब इस स्पेसिफिक थ्योरम के लिए आपको ये पूरा जो पूरी रेशोज हैं इनमें से सिर्फ दो को याद रखना है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू P ओवर H एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू P ओवर B। ये दो इसमें से जो रेशोज हैं वो हमारे इस क्वेश्चन में इस थ्योरम के प्रूव में यूज़ होने वाली हैं। बाकी चार जो हैं वो हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको सारी की सारी आनी चाहिए। कहीं भी इनकी ज़रूरत पड़े तो ये पूरी रेशोज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पे हम देखते हैं सर्कल और सेक्टर। सर्कल जो है इसमें हमने इस थ्योरम, ये जो हमारा थ्योरम है ये पूरा सर्कल बेस्ड थ्योरम है, तो इसमें सर्कल का एक सेक्टर हमने यूज़ करना है। पूरे जो हम थ्योरम प्रूव करेंगे सर्कल का एक सेक्टर उसमें मैक्स वो यूज़ करना है। सर्कल के एक सेक्टर पे ही हम जो है वो सारी डिस्कशन करेंगे। तो इस सेक्टर को इस सेक्टर में हमें एरिया की रिक्वायरमेंट है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें चाहिए होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड एंगल। अगर हमें क्वेश्चन में रेडियस और एंगल गिवन हो तो हम एरिया ऑफ सेक्टर इस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। इसके अलावा एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करने के फॉर्मूलाज भी हैं इन डिफरेंट टर्म्स, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक थ्योरम में हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है एरिया ऑफ सेक्टर का वो है 1/2 r स्क्वायर एंड थीटा। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए उसमें कुछ इसी पहले चैप्टर का थ्योरम है
जिसे हम यूटिलाइज़ करेंगे। और ये अलग से एक पूरा क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्ज़ाम में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। स्टेट द सैंडविच थ्योरम 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है। तो उसमें ये इसकी स्टेटमेंट जो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये आप एज इट इज़ वहाँ पे लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये सैंडविच थ्योरम बिल्कुल छोटा सा है, इसमें आपने मेंशन करना होता है अगर सैंडविच में क्या होता है, दोनों तरफ आपके पास जो है वो ब्रेड होता है और दरमियान में उसके कुछ मटेरियल लगा के हम एक सैंडविच बना देते हैं। तो इसी तरह इसका नाम सैंडविच थ्योरम इसीलिए है कि दोनों साइड्स पे आपके पास सेम चीज़ है और दरमियान में हम कोई भी मटेरियल जो है वो एडजस्ट करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम सैंडविच थ्योरम है। अब यहाँ पे आपने इसमें सैंडविच थ्योरम में क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, इफ़ लिमिट x अप्रोचेस टू ए g ऑफ x less than or is equals to limit x approaches to f of x less than or equals to limit x approaches to a h of x। तो इसमें हमने देखना ये होता है कि अगर जो मोस्ट लेफ्ट साइड है इसकी और जो मोस्ट राइट साइड है, अगर इन दोनों की वैल्यूज हमें पता चल जाए, अगर हमें मोस्ट लेफ्ट साइड की वैल्यू भी पता चल जाए और राइट साइड की वैल्यू भी पता चल जाए और वो दोनों सेम हो, जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू ए g ऑफ x की वैल्यू भी l हो और लिमिट x अप्रोचेस टू ए h ऑफ x की वैल्यू भी l हो, तो हम कह सकते हैं अगर लेफ्ट वाला भी l है राइट वाला भी l है तो जो इनके इन बिटवीन है वो भी l के इक्वल ही होगा। यह है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या है, अगर आपके पास इनइक्वालिटी में 3 टर्म्स आती हैं, उनमें सीक्वेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म लेस आर इक्वल सेकेंड टर्म लेस आर इक्वल थर्ड टर्म, और पहली और तीसरी टर्म्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है, तो हम दरमियान वाली जो टर्म्स है जो उनके इन बिटवीन आती है, जो उनके सैंडविच में आती है, उससे हम बगैर सॉल्व किए ही कह देंगे कि अगर पहले वाली एल है और लास्ट वाली भी एल है तो जो मिड वाली है वो भी एल ही होगी। इसे सैंडविच थ्योरम कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखा देता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें, अगर आपके पास g ऑफ x और h ऑफ x जो है वो चलते चलते ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएं जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ टच हो जाएं, और जो तीसरा फंक्शन हमारे पास इन दोनों के इन बिटवीन है, इन दोनों के दरमियान में है, तो वो भी उस पॉइंट पे इन दोनों के इक्विवेलेंट ही हो जाएगा, इन दोनों के इक्वल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर आपके पास g ऑफ x लेस देन f ऑफ x लेस देन h ऑफ x हो, अगर g और h की वैल्यू आपको g ऑफ x और h ऑफ x की वैल्यू आपको मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि जो इन बिटवीन इनके दोनों के दरमियान में आ रहा है उसकी वैल्यू भी वही है जो g और h की है। और अगर इन दोनों की वैल्यू सिमिलर नहीं होगी तो फिर ये थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता। इसके बाद हम कुछ रिलेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल का हमने एक सेक्टर सेलेक्ट किया और उस सेक्टर का एक स्पेसिफिक एंगल है थीटा। अब इस थीटा से रेलिवेंट जितनी भी शेप्स बनती हैं उनको हमने इस स्पेसिफिक थ्योरम में यूज़ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कौन कौन सी शेप्स बन रही हैं। सबसे पहले नंबर पे जो शेप बन रही है वो है ओ ए बी, एक ट्राइंगल है, तो हम इसे अलग कर लेंगे, इसे हम अपने थ्योरम में यूज़ करेंगे। इसका एरिया हमें वहाँ पे चाहिए होगा, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट वाला फॉर्मूला हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अगर इसी डायग्राम में देखें तो इन थीटा से बनने वाली, थीटा से बिलोंग करने वाली जितनी भी शेप्स हैं उनमें सबसे छोटी शेप जो है ये ओ ए बी, एक ट्राइंगल है। इसके बाद इससे बड़ी शेप की अगर हम बात करें तो ओ ए बी ही है, लेकिन यहाँ पे ये सेक्टर बन जाता है। अब सेक्टर देखें, जो ट्रायंगल थी उसका साइज कम है और जो सेक्टर है उसका साइज ट्रायंगल से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसी तरह तीसरी, ये भी थीटा से बिलोंग कर रही है, तीसरी ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को अगर हम अलग करें तो इसका साइज पहले वाली दोनों से बड़ा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल ओ ए बी है वो छोटी है और जो सेक्टर ओ ए बी है वो उससे बड़ा है।
इसी तरह और जो ट्राइंगल हमारे पास ओ ए डी है वो सबसे बड़ी है, इन तीनों में से सबसे बड़ी है। अब यहाँ भी डायग्राम में आप देखें तो आपको ये एरिया यहाँ तक कम नज़र आ रहा है, इसमें ये कर्व की वजह से थोड़ा सा इंक्रीज़ आ रहा है, ये इस इंक्रीज़ की वजह से सेक्टर का एरिया बड़ा हो गया। और इसी तरह जो तीसरी ट्राइंगल है वो तो आउट हो रही है, वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो तीसरी ट्राइंगल इन सबसे बड़ी होगी। अब ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे अपने स्पेसिफिक थ्योरम में। अब ये वाले जो प्री रेक्विजिट्स हैं जो आपको अगर समझ आ गए हैं, अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो थ्योरम को समझने में बहुत ही आसानी होगी, और ये सारी की सारी चीज़ें इस थ्योरम में हमने यूज़ करनी है। इसके अलावा कुछ और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। उन तीनों ट्रायंगल्स को जब हमने अलग अलग कर लिया तो अलग अलग करके उस पे कुछ फार्मूलाज जो हैं वो हम यहाँ पे ये थ्योरम का पार्ट है असल में तो, लेकिन यहाँ इसे हम प्री में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बाद में थ्योरम में जाके मज़ीद ये सेम एज इट इज़ हमने इसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो इसकी बेस चाहिए और दूसरी इसमें हाइट चाहिए। अब इसकी बेस है ओ ए, और ओ ए हमारे पास रेडियस के इक्वल है। यहाँ से देखें तो ओ ए हमारे पास रेडियस है, और यूनिट सर्कल का रेडियस क्या होता है, 1 होता है। ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, और ये 1 के इक्वल है। तो जहाँ भी हमें ओ ए चाहिए होगा वहाँ हम 1 लिख सकते हैं। इसी तरह इसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए दूसरी चीज़ हमें चाहिए, वो है बी सी। अब बी सी हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो बी सी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे राइट ट्रायंगल जो बन रही है ओ बी सी, इसका सहारा लेंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल हमने स्टार्ट में रेशियोज डिस्कस की थी, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल हमने देखी थी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता था, अगर हमें हाइपोटेनस की वैल्यू पता हो और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड करनी हो, ये यहाँ पे हाइपोटेनस है जिसकी वैल्यू 1 है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें चाहिए, बी सी हमें नहीं पता, बी सी हमने फाइंड करना है। तो ऐसा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ऐसा फॉर्मूला जिसमें पी और एच आता हो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आता हो, वो वाला यूज़ करेंगे। तो इसमें देखें ओ ए और ओ बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, और हमें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला कौन सा है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच। पी हमारे पास बी सी है और एच हमारे पास ओ बी है। ये देखिए, परपेंडिकुलर हमारे पास पी सी है और हाइपोटेनस जो एच है वो ओ बी है। ऐसे यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ओ बी की वैल्यू हमारे पास 1 है और बी सी जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। तो साइन थीटा इज इक्वल बी सी। यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, बी सी चाहिए था, बी सी किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा के। अब हमने बी सी इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पे देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी ये जो कंप्लीट हमारे पास ट्राइंगल है, इसका एरिया फाइंड करने का वही बेसिक फॉर्मूला, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या है, ओ ए है, बेस ओ ए है, और हाइट जो है वो बी सी है। तो ओ ए की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 है। इसी तरह बी सी की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमारे पास साइन थीटा है। तो इस ट्राइंगल को बेस बनाते हुए हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी जो है हमारे पास 1/2 साइन थीटा है। इसी तरह अब सेक्टर की तरफ आते हैं। सेक्टर का एरिया फाइंड करने का वही फॉर्मूला जो हमने प्री रेक्विजिट में अभी भी डिस्कस किया था, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इस सेक्टर में आर की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये इस यूनिट सर्कल का सेक्टर है, इसमें आर हमारे पास 1 है एक्सक्यूज मी, इसमें आर हमारे पास 1 है। तो इस आर की जगह हम 1 पुट करेंगे तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 थीटा मिलेगा। इसी तरह सेम जैसे हमने एरिया ऑफ ओ ए बी फाइंड किया था, इसी तरह एरिया ऑफ ओ ए डी फाइंड करेंगे। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें बेस ओ ए है। यहाँ पे देखें, ओ ए जो है ये रेडियस के इक्वल है और रेडियस हमारे पास 1 है। इट मीन ओ ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी है, 1 है, जो कि ट्राइंगल के मुताबिक बेस बनती है। इसी तरह हाइपोटेनियस ए डी, इसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। अब इन दोनों में देखें, बेस की वैल्यू 1 है और परपेंडिकुलर या हाइट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब हम सोचेंगे कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है।
तो वो कौन सा फॉर्मूला था, tan थीटा इज इक्वल टू p ओवर b, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ देखें परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AD है जो कि नहीं है, जो हमें फाइंड करनी है, और बेस OA है, और OA जो है वो रेडियस के इक्वल है जो कि 1 है। तो यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो लेफ्ट में tan थीटा है और यहाँ पे AD आ गया, इट मीन AD की वैल्यू हमें मिल गई tan थीटा, और AD हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल OAD में हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम ये सारा कुछ क्यों किया हमने, ताकि हमें हाइट पता चल जाए। इधर भी ये सारा कुछ क्यों किया था, ताकि हमें हाइट की वैल्यू पता चल जाए। अब हाइट हमारे पास AD है और उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, इन टर्म्स ऑफ थीटा tan थीटा आ चुकी है। तो वही फॉर्मूला जो यहाँ पे हमने एरिया के लिए अप्लाई किया था, यहाँ भी सेम वही करेंगे, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो 1/2 एज इट इज आ जाएगा, बेस OA है और हाइट हमारे पास AD है, OA की वैल्यू 1 है, OA की वैल्यू हमारे पास 1 है और हाइट की वैल्यू tan थीटा है। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या बन गया, 1/2 tan थीटा। तो ये प्री रेक्विजिट थे, ये सारे प्री रेक्विजिट जो हैं इन्हें आपने अपने पास बेसिक जो फार्मूलाज इसमें यूज़ हुए हैं उन्हें नोट कर लेना है अच्छी तरह। और अब हम थ्योरम की तरफ आते हैं। थ्योरम में ये जो चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की हैं सारी की सारी, ये बैक एंड पे यूज़ हो रही होंगी, लेकिन इन फ्रंट आपने जब ये थ्योरम प्रूव कर रहे होना है, जब पेपर में ये थ्योरम लिख रहे होना है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस नहीं करनी है, बल्कि आपके माइंड में बैक एंड पे ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप थ्योरम को इजीली बगैर रट्टा लगाए अंडरस्टैंड करके जो है वो लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी ये वाला ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पूरा थ्योरम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वो वाला ट्यूटोरियल, वो वाला प्रूफ देखने से पहले ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रख लेनी है, और वो वाला थ्योरम समझने से पहले ये सारी चीज़ें पेज पे लिख के अपने सामने रख लेनी है, ताकि जब वो थ्योरम मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसमें आपके लिए कोई परेशानी ना हो, आप उसे बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे।